स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 10 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, क्या उसका नाम है, कौन सी उन्होंने पुस्तक लिखी। यहाँ से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पेपर में आ सकता है और एक नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है। यानी कि जो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डार्विन, कि डार्विन का सिद्धांत। इसे डार्विनवाद भी कह सकते हैं, डार्विन का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो इन्होंने एक से एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल चॉइस है, बहुविकल्पी में, कि जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव है वो किस वैज्ञानिक ने लिखी। उसमें नाम होंगे रॉबर्ट, जिसमें डार्विन का नाम भी होगा, लेमार्क का नाम भी होगा, एक दो साइंटिस्ट के नाम और दे देंगे। तो वहाँ आपको क्या टिक करना है, अगर डार्विन है तो डार्विन, या पेपर में लिखा होगा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, किस वैज्ञानिक ने लिखी है। ये जो पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन किसने लिखी है, ये लिखी है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। वहाँ केवल डार्विन नाम देखना, अगर डार्विन नाम आपको मिलता है तो इसका मतलब ये दोनों, जो ये हिंदी में नाम है इसका, ये इंग्लिश में नाम है। ये पुस्तक किसने लिखी है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। तो इसने एक सिद्धांत दिया था प्राकृतिक, इसने कहा था कि जो जातियाँ होती हैं, जातियों का जो उद्भव होता है उसकी जो जातियों का जो उद्भव होता है, उसका जो वर्ण होता है, उसका जो चयन होता है, वो प्रकृति अपने आप कर लेती है। तो उसी के आधार पर इन्होंने क्या नाम दिया इसका, अपनी पुस्तक का, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव। तो इन्होंने क्या किया, इसे अनेक जो इस हेडिंग है उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की। सबसे पहला, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर अक्षमता। प्रत्येक जीव में प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर अक्षमता पाई जाती है, अर्थात कोई भी जीव हो वो प्रजनन द्वारा अपनी अधिक से अधिक संतानें उत्पन्न कर सकता है। और जो निम्न श्रेणी के हमारे जीव होते हैं उनमें तो ये अक्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अगर निम्न श्रेणी के सारे जीव, उनकी जो संतानें हैं, अगर वो सारी की सारी जीवित रहे तो पृथ्वी पर उनके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे वही दिखाई देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसलिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है वास्तव में। कोई भी जीव हो, उस जीव के सभी जितनी भी संतानें हैं वो जीवित नहीं होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जीव होते हैं, अगर सारी उनकी सारी संतानें जीवित रहें तो वो क्या होंगी, पृथ्वी पर सारी वही दिखाई देंगी, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो कोई भी जीव हो उसमें क्या होता है, प्रजनन द्वारा संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। दूसरा हेडिंग है जीवन संघर्ष। जिस समय जीव उत्पन्न हुआ तो उसे जीव को उत्पन्न होने के बाद उसे रहने के लिए, खाने के लिए क्या होगा, उसे आवश्यक, उसे खाने की, रहने की आवश्यकता होती है। उसे स्थान भी चाहिए रहने के लिए, उसे प्रकाश भी चाहिए, उसे भोजन भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है, वो संघर्ष करता है। और जब संघर्ष करेगा तो संघर्ष में केवल वही जीव सफल होगा जो क्या होगा, सक्षम होगा, जो वातावरण के अनुकूल होगा, तो वही जीव सफल हो पाता है। उसके बाद विभिन्नताएँ। देखिए, कोई भी माता पिता हैं, कोई भी पेरेंट्स हैं, उनकी कोई भी दो संतानें जो हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती, उनमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर पाए जाते हैं। और जो वो अंतर पाए जाएंगे, जैसे मान लो कोई पेरेंट्स हैं, उनके कोई बच्चे हैं, दो लड़के हैं, एक बात मानने के, आप ये मान के चलिए कि दो लड़के हैं। अगर एक लड़का उनका लंबाई में ठीक लंबाई है उसकी, एक लड़का कम लंबाई का भी हो सकता है या बोना भी हो सकता है। एक लड़के का दिमाग पढ़ने में तेज है तो एक मध्यम दिमाग वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से उनमें जो चेंजेस पाए जाते हैं, उनमें जो अंतर पाए जाते हैं, उन अंतर को ही हम क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं बोलते हैं। और ये जो विभिन्नताएं जब उनके अंदर उत्पन्न होती हैं तो ये विभिन्नताएं उनकी संतानों में क्या होती हैं, वंशानुगत हो जाती है। यानी कि ये जो विभिन्नताएं हैं उनकी संतानों में पहुँच जाती हैं। और जब उनकी संतानों पहुँच जाएंगी तो फिर ये संतानों के अंदर भी वैसे ही लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और वो वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। उसके बाद है नंबर 4, योग्यतम की उत्तरजीविता। जब जीवों में संघर्ष होता है तो संघर्ष में ये तो जरूरी नहीं है कि सारे ही जीव सफल हो पाएंगे। जैसे आप क्लास, इसका एग्जांपल समझिए, मान लो क्लास है, क्लास में 20 स्टूडेंट हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, वो सारे मेहनत करते हैं किसी लिए कि मैं कॉलेज टॉप करूं या मैं क्लास टॉप करूं। तो ऐसा तो नहीं कि सारे बच्चे कॉलेज टॉप कर जाएं या सारे बच्चे क्लास टॉप कर जाएं। टॉप तो केवल एक ही बच्चा करेगा या दो बच्चे करेंगे। अगर एक दोनों के सेम नंबर आते हैं तो दो बच्चे भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं अगर सेम नंबर आए। वास्तव में जो सामान्य तौर पर देखा जाता है वो एक ही बच्चा जो टॉपर होता है वो देखा जाता है। तो इस प्रकार जो जब जीवन संघर्ष होता है तो उस जीवन संघर्ष में जब जो निर्बल जीव होते हैं, जो कमज़ोर जीव होते हैं, वो तो हो जाते हैं नष्ट, और जो सक्षम होते हैं, जो योग्य होते हैं, वो योग्य जीव ही क्या रहते हैं, वो सफल हो जाते हैं। तो इसे कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। यानी कि जब जीवन संघर्ष में निर्बल जीवों का नष्ट हो जाना और योग्य जीवों का जीवित रहना, ये कहलाता है योग्यतम की उत्तरजीविता। उसके बाद नंबर 5 है प्राकृतिक वर्ण या चयन। पर प्राय ये देखा गया, प्राचीन काल में देखा गया था कि जो प्रकृति होती है वो श्रेष्ठ और जो योग्य जीव हैं उनका जो वर्ण है, उनका जो चयन है वो अपने आप कर लेती है।
लेकिन आज के टाइम में क्या है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं तो प्रकृति उतना काम नहीं कर पाती। तो जब जो प्रकृति है जब श्रेष्ठ और जो योग्य जीव हैं उनका चयन कर लेती है तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक वर्ण, यानी कि प्रकृति के द्वारा योग्य और श्रेष्ठ जीवों का चयन करना या वर्ण करना वो कहलाता है प्राकृतिक वर्ण या चयन। और लास्ट हेडिंग है इसमें नई जातियों की उत्पत्ति, यानी कि जब देखिए नई जातियों की उत्पत्ति कब होगी, जब जीव होते हैं उनमें विभिन्नताएं आती हैं, तो विभिन्नताएं वंशानुगत होती हैं। और तो जब में विभिन्नताएं वंशानुगत हो गई तो जो जीव होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लक्षण, बहुत सारे ऐसे जो लक्षण हैं उनके, या बहुत सारे ऐसे चेंजेस या परिवर्तन हैं जो उनके अंदर आ जाते हैं। और वो क्या होता है, वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं बिल्कुल, यानी कि उनसे अलग दिखाई देते हैं। उससे क्या होता है, तो वैज्ञानिकों ने इसे क्या कहा, कहने लगे भाई ये तो एक नई जातियों की उत्पत्ति हो गई, यानी कि जब संतानों का पेरेंट्स से अलग होना, यानी कि उनके अंदर संतानों के इतने अधिक चेंजेस आ जाना कि वो उनसे अलग दिखाई दे, पेरेंट्स से अलग दिखाई दे, तो उसे बोलते हैं नई जातियों की उत्पत्ति होना। तो जो हमारा जो ये प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था, उसमें 6 हेडिंग आपको लिखनी है, सीरियल वाइज लिखनी है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हेड लिख रहे हैं आपको, जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा जीवन संघर्ष, विभिन्नता, योग्यतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक वर्ण का या चयन, और लास्ट है नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये हेडिंग है। उसके बाद हमारा जो अगला जो हेडिंग है वह है समजातंग और समरूप या समृत्यंग, इनमें अंतर। कभी कभी इनमें पेपर में इनमें अंतर भी बताया जाता है कि दोनों में अंतर बताइए, समजातंग और समरूपांग में क्या अंतर है। समरूप और समृत्यंग एक ही होते हैं। देखिए समरूपांग, समजातंग, सबसे पहले बात करेंगे समजातंग की। समजातंग कौन कैसे होते हैं, वे अंग जो उत्पत्ति, रचना, आंतरिक रचना उत्पत्ति में एक जैसे हों लेकिन काम उनके अलग अलग हों। यानी कि जो कैसे होंगे, उत्पत्ति में, स्रोत में और आंतरिक रचना में समान। ये कैसे होंगे, उत्पत्ति, स्रोत व आंतरिक रचना में समान, आंतरिक रचना में समान, कार्य अलग अलग हों। कार्य कैसे उनके अलग अलग हों, वो कहलाते हैं हमारे समजातंग। यानी कि समजातंग को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार समझ सकते हैं कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति में, स्रोत में और आंतरिक रचना में तो हों समान, एक जैसे, लेकिन कार्य करें अलग अलग, उनके कार्य हों भिन्न भिन्न कार्य हों अलग अलग, तो ऐसे अंगों को बोलते हैं समजातंग। जैसे मनुष्य के हाथ हैं, घोड़े के अग्रपाद है, इनकी जो आंतरिक रचना है, इनकी जो उत्पत्ति है वो एक ही जगह से हुई है लेकिन काम अलग अलग है। मनुष्य के हाथ है, हाथ मनुष्य किस क्या काम करता है, मनुष्य के जो हाथ होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम में आते हैं। और घोड़े के जो अग्रपाद है, घोड़े के जो आगे के पैर हैं, वो क्या करते हैं, वो चलने काम आते हैं। वास्तव में जो मनुष्य था प्राचीन काल में, मनुष्य भी 4 पैरों से ही चलता था। यानी कि जो हमारे ये हाथ हैं ये अग्रपाद थे हमारे, अग्रपाद मतलब आगे के पैर। तो धीरे धीरे विकास हुआ, ये सभ्यता का विकास होता चलेगा, मानव का विकास होता चलेगा। तो मनुष्य ने, जो पहले मनुष्य झुककर चलता था जिस प्रकार से घोड़ा चलता है, उसके बाद मनुष्य धीरे धीरे सीधा खड़ा होकर चलने लगा, और अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सीधा खड़ा होकर चलता है। तो उसका जो ये अगले अग्रपाद थे, इनका चलने का कोई काम ही नहीं रहा। तो इसलिए इनसे मनुष्य ने क्या किया, चीज़ों को पकड़ना प्रारंभ कर दिया, और चीज़ों को पकड़ने के प्रारंभ के साथ ही इन्हें हाथ का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार जो समझाते हैं उसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो ऐसे हैं जो उत्पत्ति में, स्रोत में और आंतरिक रचना में एक समान हो लेकिन कार्य उनके अलग अलग हो, तो ऐसे अंगों को बोलते हैं समजातंग। मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, मैंने इसका एग्जाम्पल बताया आपको। दूसरा है समरूप या समृत्यंग। इसमें इसकी अगर आपकी एक परिभाषा याद होगी तो दूसरी परिभाषा आपकी स्वयं याद होगी। इसका जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ करना है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति, स्रोत व आंतरिक रचना में असमान हो, अलग अलग हों लेकिन कार्य उनके एक जैसे हो। दोनों इसकी जस्ट उसकी एकदम उल्टी परिभाषा है इसकी। उत्पत्ति में ऐसे अंग जो उत्पत्ति में, स्रोत में, उत्पत्ति, स्रोत व आंतरिक रचना में, व आंतरिक रचना में असमान परंतु कार्य समान या एक जैसा कह सकते हैं। तो इसकी दोनों की परिभाषा, अगर एक परिभाषा याद है तो इसका उल्टा कर देना है बस आपको इस परिभाषा में, किसकी, समरूप या समृत्यंग की परिभाषा में।
तो ये ऐसे अंग जो उत्पत्ति स्रोत व आंतरिक रचना में असमान हो, अलग अलग हो, यानी कि जिनकी उत्पत्ति स्रोत और रचना अलग अलग हो परंतु काम उनका एक जैसा हो, ऐसे अंगों को बोलते हैं समरूप अंग या समवर्ती अंग। जैसे चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, देखिए इनकी जो उत्पत्ति या रचना है अलग अलग है चमगादड़ के पंख की, लेकिन काम एक जैसा है। काम क्या करते हैं? उड़ने का काम करते हैं। इनकी जो उत्पत्ति हुई है, इनकी जो रचना है वो अलग अलग है। किसकी? चमगादड़ के पंख की और पक्षी के जो पंख हैं उनकी जो उत्पत्ति है और रचना है वो कैसी है? असमान है, अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का एक है, उड़ने का। तो ऐसे अंगों को बोलते हैं समरूप अंग या समवर्ती अंग। और इसमें लास्ट हेडिंग हमारा इस चैप्टर का, आनुवंशिकता और जैव विकास वाले चैप्टर का लास्ट हेडिंग हमारा जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? देखिए जीवाश्म आपने देखा होगा लाखों करोड़ों वर्षों पहले जो चीज़, जो अब पृथ्वी के नीचे कोई चीज़ दब गई थी, चाहे वो लकड़ी की चीज़ हो, लकड़ी का सामान हो या कोई वैसी चीज़ हो, कोई जीव जंतु हो, और उसके जो अवशेष हमें अब प्राप्त हो रहे हैं खुदाई के दौरान, उसके जो हमें अवशेष अब प्राप्त हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीवाश्म विज्ञान। क्या नाम है उसका? जीवाश्म विज्ञान। उसके अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की ये भी एक शाखा है, जीवाश्म विज्ञान, इसके अंतर्गत करते हैं। और ये एक लैटिन भाषा का शब्द है फोसिलिस, लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है फोसिलिस, उससे इस शब्द का निर्माण हुआ है। इसके अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोसिल्स। क्या बोलते हैं? फोसिल्स बोलते हैं। और जो लैटिन भाषा का शब्द है फोसिलिस, इससे इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसका अर्थ होता है खोदना। इसका अर्थ क्या होता है? खोदना। यानी कि जो हमें जीवाश्म है, ये जीवाश्म क्या, जो हमें पृथ्वी के नीचे दबे हुए अवशेष प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। जैसे मान लो कोई जीव है वो समुद्र के किनारे क्या है? मर गया, एक बात मानने के, रेत में मर गया, पानी का ज्वार भाटा आता है, पानी उतरता है, पानी का चढ़ाव होता है तो ज्वार भाटा होता है, यानी कि पानी तेज़ी से बहकर आता है, फिर वापस चला जाता है, फिर बहकर आता है, फिर वापस चला जाता है। तो इस प्रकार वो जो उसके ऊपर जो है वो रेत की एक परत जमती चली जाती है और धीरे धीरे फिर वो क्या होता है? वो जो जीव है वो एक चट्टान के रूप में बदल जाता है। तो उसके अवशेष प्राप्त होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो मान लो कोई जीव वहाँ से गुजर रहा है, कोई जीव जंतु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो अचानक बर्फ़ के नीचे दब जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु होने के साथ साथ क्या होगा? मृत्यु होने के बाद उसका शरीर ऐसा ही जुगातू रहेगा, वो तो मर जाएगा, लेकिन जो शरीर का अवशेष है, जो ढांचा है उसका, वो जुगातू प्राप्त होगा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं जीवाश्म। उसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म। यानी कि उनके जो अवशेष हैं किसी भी जीव जंतु के, जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो अवशेष दबे हुए, जो पृथ्वी के नीचे जो दबे हुए उनके जो अवशेष प्राप्त होते हैं खुदाई के दौरान, उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। यानी कि इसमें ये कह सकते हैं कि जो जीवाश्म होते हैं, जब को मान लो एक बात ये मान के चलिए कि कोई जीव है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु होने से उसका शरीर क्या होगा? पूरी तरह से क्या हो जाएगा? उसके शरीर का अपघटन हो जाएगा, उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उस जीव का जो शरीर है वो क्या होता है? पूरी तरह से उसका अपघटन नहीं हो पाता और उसके कुछ अवशेष सुरक्षित रह जाते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं जीवाश्म। तो ये परिभाषा आ सकती है एग्जाम में, समजात अंग, समवर्ती अंग की, जीवाश्म की। और एक मैंने आपको बताया प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत, इसके मैंने आपको 6 हेडिंग बताए। यहाँ से क्वेश्चन बहुविकल्पी भी निकलता है, अति लघु भी आ सकता है कि डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखिए। आपको क्या लिखना है? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों का उद्भव, या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसने 6 इसमें हेडिंग के द्वारा इसे अपने सिद्धांत को समझाया था। प्राकृतिक वर्ण का जो सिद्धांत है, तो सबसे पहला जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता का बताया था। उसने बताया था कि प्रजनन द्वारा प्रत्येक जीव जो है उसके अंदर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं वो ज़्यादा संतान उत्पन्न करते हैं ज़्यादा संख्या में। अगर वो सारी की सारी जो निम्न श्रेणी के जीव हैं उनकी सारी की सारी संतानें जीवित रहें तो क्या होगा? पृथ्वी पर सारी की सारी वही दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। दूसरा हेडिंग बताया था जीवन संघर्ष। जब कोई जीव पैदा होता है तो वो क्या करता है? उसे स्थान भी चाहिए, उसे भोजन भी चाहिए, उसे प्रकाश भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या करता है? वो संघर्ष करता है, इन सब चीज़ों को पाने के लिए संघर्ष करता है। और जो जीव इस वातावरण के अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, वातावरण के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वो सफल हो पाते हैं जीवन संघर्ष में। और ये जीवन संघर्ष भी फिर 3 प्रकार का हो सकता है क्या? होता ही है। नंबर 1 इसमें हमारा कौन? सजातीय, यानी कि जब एक ही जाति के जीवों में, जब समान प्रकार की जाति है, मान लो एक ही प्रकार की जाति है, तो उसके जीव हैं, जब उनमें जब संघर्ष पाया जाएगा उसे कहते हैं सजातीय संघर्ष। एक होता है अंतर्जातीय संघर्ष, जब एक ही स्थान पर विभिन्न जातियों के बीच जो संघर्ष होता है, इनके स्थान तो एक ही है लेकिन जातियाँ अलग अलग हैं, उनके बीच जो होने वाला संघर्ष है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्जातीय संघर्ष बोलते हैं।
और सजातीय संघर्ष, एक होता है अंतरजातीय संघर्ष, और एक होता है वातावरणीय संघर्ष। ये 3 प्रकार के संघर्ष होते हैं। वातावरणीय संघर्ष क्या हो, जब कभी क्या होगा, बहुत अधिक सर्दी, बहुत अधिक गर्मी हो जाए, या बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तो जो वातावरणीय जीव हैं उन परिस्थिति से बचने के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, सूखे से बचने के लिए, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए, अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। उनसे बचने के लिए अपने आप क्या करते हैं, वातावरण से संघर्ष करते हैं, उसे बोलते हैं वातावरणीय संघर्ष। विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में मैंने बताया कि कोई भी जीव हो, वो एक कोई भी माता पिता हो, उनकी जो संतानें हैं वो एक जैसी नहीं होती, उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाए जाते हैं, और ये जो अंतर हैं यही क्या कहलाते हैं, विभिन्नताएं कहलाती हैं। जैसे मान लो किसी जीव के अंदर कोई विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई, किसी पेरेंट्स के अंदर कोई विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई, तो ये विभिन्नताएं क्या कहते हैं, उनकी संतानों में वंशानुगत हो जाती है, उनकी संतानों में पहुँच जाती है अगली पीढ़ी में, और फिर जीवों के अंदर ऐसे लक्षण आते हैं कि वो भी अपने आप को वातावरण के अनुसार बना लेते हैं, इसे कहते हैं विभिन्नताएँ। तो उसके बाद है योग्यतम की उत्तरजीविता। जब जीवों में किसी चीज़ को पाने के लिए, स्थान को पाने के लिए, भोजन को पाने के लिए संघर्ष होता है, तो उसमें जो निर्बल जीव है वो नष्ट हो जाते हैं, और जो योग्य जीव हैं वही जीवित रहते हैं, इसे कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता। और 5वां हेडिंग बताया मैंने, प्राकृतिक वर्णीय चयन। जो प्राचीन काल में जो प्रकृति थी वो अपने आप ही क्या कर लेती थी, जो श्रेष्ठ और योग्य जीव थे उनका चयन कर लेती थी। लेकिन आजकल सुख सुविधाएँ ज़्यादा है, तो इस प्रकार से जो प्रकृति है वो उतनी उस स्थिति, यानी कि उस प्रकार से जिस प्रकार प्राचीन काल में जो प्राकृतिक वर्णन कर लेती थी, अब जीवों का वो प्राकृतिक वर्णन उतनी स्थिति में नहीं कर पाती। तो जब प्रकृति, इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो प्रकृति के द्वारा जो श्रेष्ठ और योग्य जीव हैं उनका चयन या वर्ण वो क्या कहलाता है, प्राकृतिक वर्ण या चयन कहलाता है। नहीं जाती उत्पत्ति, जब जीवों के, जब मान लो एक बात देखिए, जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर कोई विभिन्नताएं आ गई, उनके अंदर कोई अंतर आ गए मान लो, तो अंतर आने के साथ साथ क्या होगा, उनकी जो अंतर है उनकी संतानों में पहुँच जाते हैं, और उन अंतर आने से उनकी जो संतानें होती हैं वो माता पिता से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। तो इस बात को वैज्ञानिकों ने क्या कहा, नई जातियों का उद्भव कहा। और फिर इसके बारे में मैंने आपको एक परिभाषा बताई समझात अंग के बारे में। इसकी परिभाषा है कि ऐसे अंग जो उत्पत्ति, रचना, स्रोत और कार्य में एक समान, यानी कि जो ऐसे अंग जो उत्पत्ति, स्रोत व आंतरिक रचना में समान हो लेकिन कार्य उनके अलग अलग हों, जैसे वो कहलाते हैं समझात अंग। जैसे मनुष्य के हाथ और घोड़े के गर्भपात, काम दोनों के अलग अलग हैं लेकिन उत्पत्ति दोनों की एक ही जगह से हुई है। और उसके बाद बताया मैंने स्वरूप या समृत्यंग, इसके बारे में बताया कि ऐसे, इसकी जस्ट उल्टी परिभाषा है, इसकी एकदम उल्टी। अगर ये परिभाषा याद है इसकी अपने आप लिख सकते हैं आप। तो ऐसे अंग जो उत्पत्ति में, रचना में, उत्पत्ति, स्रोत और रचना, आंतरिक रचना में असमान हो, अलग अलग हो, और कार्य उनके एक जैसे, कार्य उनके समान हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा समरूप अंग या समृत्यंग कहलाते हैं। और लास्ट परिभाषा बताया मैंने जीवाश्म की। मैंने बताया कि जो जीवाश्म है, जीवाश्म का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा है जीवाश्म विज्ञान, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है फोसिल्स, जो लैटिन भाषा का शब्द है फोसिलिस, तो इसका मतलब होता है खोदना। तो जीवाश्म का मतलब क्या है कि जब जीव की मृत्यु होती है तो उसका क्या होता है, उसका शरीर समाप्त हो जाता है, उसका शरीर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में जीव का जो है शरीर है उसका पूरा अपघटन नहीं हो पाता, पूर्ण रूप से उसका अपघटन नहीं हो पाता, उसका कुछ भाग शेष रह जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। इस प्रकार ही समझ सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे कोई जीव है वो तैर रहा है, अब उसकी मृत्यु हो गई, समुद्र किनारे ज्वार भाटा आता है, पानी आता है, समुद्र में से फिर उतर जाता है, आता है उतर जाता है, तो क्या आता है उस जीव की, वो जीव जो है एक कठोर आवरण में बदल जाता है, धीरे धीरे फिर उसकी चट्टान बन जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवशेष। यानी कि वो जीवाश्म है, वो एक प्रकार से अवशेष हैं। या लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व पृथ्वी के नीचे जो चीज़ें दबी हुई थी उनके जो अवशेष अब खुदाई के दौरान मिल रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक उदाहरण इसका और है कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है, मान लो कोई जीव जंतु है वो पहाड़ पर है, बर्फ़ के पहाड़ पर, और बर्फ़ के पहाड़ में दबकर वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी तो मृत्यु हो गई, वो तो मर गया, लेकिन उसका जो शरीर का ढांचा है वो एज इट इज का तो शेष रहता है। यानी कि वो एक अवशेष के रूप में जब खुदाई होती है बर्फ़ की या बर्फ़ पिघल जाती है तो उसका जो शरीर है, उसका जो ढांचा है वो एक अवशेष के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो बच्चों आज ये हमारा जो कक्षा 10 का जीव विज्ञान की ये जो चैप्टर था हमारा, ये आनुवंशिकता और जैव विकास वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसकी जो अगला टॉपिक है हमारा, उसके जो आपको नोट्स हैं वो भेजे जाएंगे, और नोट्स के साथ साथ आपको उसकी वीडियो भेज जाएंगे। और इस चैप्टर में अगर कोई, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आएगा इस चैप्टर में से, आनुवंशिकता और जैव विकास वाले में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है 100%। अगर इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, और बाकी जो नया चैप्टर है उसके लिए हम नई वीडियो में मिलेंगे।